हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स के उस लाइव क्लास में। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आज है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एकल झिरी द्वारा विवर्तन। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, देखा जाए काफी अच्छा स्कोर किया जाता है इससे। और इसमें हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो मैंने आपको समझाया था, साथ ही हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें टॉपिक आता है व्यतिकरण का पूरा डेरिवेशन, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में भी अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है एकल झिरी द्वारा विवर्तन। तो पहले तो आज की क्लास में यह समझाएंगे विवर्तन क्या होता है, विवर्तन कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद समझेंगे एकल झिरी विवर्तन का क्या मतलब है, किस प्रयोग के द्वारा हम एकल झिरी विवर्तन को समझते हैं। तो और इसके सिमिलरिटी को सिद्ध करेंगे व्यतिकरण की घटना के साथ कि व्यतिकरण और इसमें क्या समानता है और कहां जाकर के इसमें विभेद आ जाता है, यानी कि अंतर आ जाता है। तो इससे पहले क्लास को स्टार्ट करें, फटाक से चैट में बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। और अभी तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हैं साइंस दीवाने संजीत, सबसे पहले दिखे हैं, साथ ही रोशन, साथ ही फिजिक्स का दीवाना, वाह क्या बात है भाई। और इसी के साथ रूपाली जुड़ चुकी हैं, पूनम जुड़ चुकी हैं, मौर्य जी जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, फटाक से लिंक को शेयर कीजिए। साथ ही सतीश कुशवाहा जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि यदि कोई भी बच्चा थोड़ी बाद में आएगा तो निश्चित रूप से समझिए इस बड़े से डेरिवेशन को समझने में उसको थोड़ी परेशानी होगी। तो मैं चाहता हूं आप जल्दी से लिंक को शेयर करके फटाफट बच्चों को ही बता दीजिए कि भाई, अपने साथ वालों को ही बताइए कि भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिससे वो स्टार्टिंग में ही आकर के टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझ पाए। तो चलिए, जब तक आप लोग आते हैं तब तक हम क्या करते हैं, आगे का शुरू करते हैं, कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है विवर्तन, जिसे इंग्लिश में डिफ्रैक्शन कहा जाता है। आखिर विवर्तन का क्या अर्थ है। जब हम आपने क्लास 9th और 10th में एक बात ये पढ़ी होगी, जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश का सरल रेखा गमन के लिए कभी आपने यदि एक प्रयोग करा हो तो आपको वहां बताया जाता है कि आपने एक कैंडल ले लीजिए, इस प्रकार से एक कैंडल ले लीजिए आपने, और उसके आगे आपने क्या कर दिए, 3 गत्ते ले लिए, इस प्रकार से गत्ते ले लिए, और इन गत्तों के यहां पर एक छिद्र कर दिया। एक गत्ता ये ले लिया, एक गत्ता यहां पर ले लिया, और ठीक इसी के सामने एक छिद्र रख लिया। यहां पर यदि एक पर्दा रख दिया जाए, तो हमें यहां से एक सीधी स्ट्रेट प्रकाश किरण यहां से होती हुई, इससे होती हुई पर्दे पर एक स्पॉट बनता है, एक चमकीला धब्बा बनता है। और इस प्रयोग से हम इस बात को समझते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश ऋजु रेखीय पथ पर गमन करता है। सरल रेखा, ये ऋजु रेखीय पथ पर। क्या ये वाला प्रयोग आपने पढ़ा है? फटाफट मुझे बताइए, क्या ये समझा है कि एक मोमबत्ती जलाइए, 2 गत्ते लीजिए चाकू और उनके बीच में छिद्र कीजिए, उन गत्तों के छिद्रों को ठीक एक दूसरे के सामने रखिए, और इन दोनों के सामने क्या कर दीजिए, एक मोमबत्ती की कैंडल में फ्लेम लगा करके, आग लगा करके, उसके जो ऊपर की ज्वाला है या ज्योति है उसके इसके सामने रखें, तो पर्दे पर इस स्पॉट मिलता है। क्या ये करा है? ठीक है, मैसेज आ गए भाई आप सबके कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, फिजिक्स का दीवाना कह रहा है वीडियो झिलमिला रहा है। बेटा, हमारी तरफ से वीडियो झिलमिला नहीं रहा है, बाकी बच्चों को क्लियर है। आप भी एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा उसकी जो क्वालिटी होती है उसको बढ़ा करके देख लीजिए, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, महेश पवार कह रहे हैं 10th में पढ़ा था। तो ये प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन था। क्या था? प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन, प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन, ऋजु रेखीय गमन। और ये प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन जो होता है, यह किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रकाश को कणिका सिद्धांत मान करके, यानी कि यह मान करके प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। ये रिजल्ट कहां से निकलता है? प्रकाश के कणिका सिद्धांत से, कणिका सिद्धांत से, जिसका कि मैंने आपको बताया था, देकार्ते ने करा था और बाद में न्यूटन ने उसको सपोर्ट किया था। तो वो माना जाए तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलेगा, सिंपल सी बात है। अब यदि आप इसी बात को फॉलो करो कि प्रकाश भाई सरल रेखा में चलेगा, जहां पर क्या गया, कोई अवरोध आ गया, वहां से प्रकाश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब मुझे एक बात बताना, जब कभी आप दिन के समय अपनी खिड़की को खोलते हो, आपने पूरी तरफ से कमरा बंद करके रखा हुआ, खिड़की को खोला आपने,
तो जितनी खिड़की खुली है क्या उतने ही हिस्से से प्रकाश अंदर आकर के कमरे का क्या वही हिस्सा प्रकाशित होता है, या कुछ अगल बगल की वस्तुएं भी आपको दिखने लग जाती? मुझे चैट में यह बात बताइए कि क्या दिन के समय यदि कोई कमरा बंद है, एक केवल खिड़की खुली हुई है, वहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो जितने हिस्से का प्रकाश आ रहा है केवल वही हिस्सा आपको दिखाई देता है कमरे का, बाकी हिस्से नहीं दिखाई देते? आप जानते हो बाकी हिस्से भी दिखाई देते हैं, और यह दिखाई देने का जो मूल कारण है वह है प्रकाश का विवर्तन। तो मुझे लगता है समझ में आनी चाहिए बात। हाँ, प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन, रूपाली बिल्कुल सही कह रही है, ये प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन है, बिल्कुल सही है। तो आपने देखा होगा जितनी खिड़की से प्रकाश आता है उसके अलावा भी कमरे का कुछ हिस्सा प्रकाशमय होता है, दिखता है, साफ स्पष्ट दिखाई देता है, वह होती है विवर्तन की घटना। तो अब आपको समझ लेना है कि प्रकाश के ऋजुरेखीय गमन तो कणिका सिद्धांत पर है, लेकिन हम इस चैप्टर में यह बात पढ़ रहे हैं कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। तो यदि प्रकाश का विवर्तन होता है, कमरे में आपको उस खिड़की से आने वाले प्रकाश की जगह के अलावा बाकी जगह पर भी आप वस्तुओं को देख पाते हो, यानी कि प्रकाश कहीं ना कहीं वहां पर पहुंच रहा है, और इसको हम करेंगे तरंग सिद्धांत की सहायता से सिद्ध। तो चलिए समझते हैं। हाँ बिल्कुल सही है भाई, सही है। अरे वाह, एक हमारे हर्ष कह रहे हैं सर नहीं देख सकते हैं। अरे मेरा बेटा, आप ये देखिए ना, आपने कहीं पर कोई बल्ब लीजिए, चलिए, और बल्ब में इतना सा छेद कर दीजिए, तो जो बल्ब का प्रकाश, बाकी गत्ता लगा दिया आपने, जो मैंने प्रयोग बताया था उसमें थोड़ा सा चौड़ा छिद्र बना दीजिए, तो प्रकाश ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल सीधे, उसके अगल बगल भी कुछ स्थान पर आपको चमकीला दिखाई देगा। कहने का अर्थ यह है कि वहां पर भी आपको वस्तु भी दिखाई देगी, आप देखना, वही विवर्तन है। तो विवर्तन की परिभाषा क्या होती है? विवर्तन की परिभाषा होती है किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने तथा उसकी ज्यामितीय छाया में प्रकाश के फैले जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बात को समझना, मैंने कहा ये मेरे पास प्रकाश आ रहा था, ये प्रकाश आ रहा था, मैंने इसके बीच में क्या लगा दिया, यहां पर भी प्रकाश था, मैंने इसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, मान लो मैंने इस तरीके से एक गत्ता रख दिया, चलिए ऐसे मान लिया मैंने। अब क्या होगा, प्रकाश यहां से आगे जाएगा, प्रकाश केवल इतनी दूरी पर तो नहीं है ना, इसके बीच में भी तो प्रकाश है, ये प्रकाश यहां से आया। अब होना क्या चाहिए कि यदि मैं सामने एक पर्दा बना लूं, ये मैं एक पर्दा बना लूं, तो पर्दे का ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से पर कोई प्रकाश नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। यदि बीच में कोई अवरोध भी रख दो तो ठीक उतने हिस्से पर एग्जैक्ट काला डार्क स्पॉट नहीं बनता, वहां का हिस्सा भी दीप्तमान होता है। यह बात अलग है कि इन वाले हिस्सों की अपेक्षा वो थोड़ा सा कम चमकीला होगा, कम दिखाई देगा, लेकिन दिखता तो है ना भाई। तो इस वाले प्रकाश के ऐसे मुड़ जाने की घटना को, इस तरीके से मुड़ जाने की घटना को, यहां से प्रकाश के आगे बढ़ के ऐसे मुड़ जाने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, विवर्तन की घटना कहते हैं। तो परिभाषा आपके सामने साफ है, किसी अपारदर्शी अवरोधक द्वारा द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब बात यह आती है कि भाई गत्ते वाली घटना में ऐसा क्यों नहीं हुआ था भाई, आखिर वहां क्यों नहीं हो रहा है? छिद्र क्या होते हैं, बहुत छोटे बनते हैं वहां पर, इस बात को समझना। और विवर्तन की घटना को समझने के लिए एक कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा। कंडीशन क्या है कि जिन किनारों से यह विवर्तन की घटना घटित होगी, उन किनारों का जो आकार होना चाहिए वह किसके आकार का होना चाहिए? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आकार का होना चाहिए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है अत्यधिक सूक्ष्म, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में आपको विवर्तन की घटना नहीं दिखाई देती। लेकिन जब हम आज एकल झिरी प्रयोग करेंगे तो वहां आपको यह बात समझ में आएगी कि किस कारण से कुछ स्थानों पर आपको विवर्तन दिखता है, कुछ स्थानों पर विवर्तन नहीं दिखता। अब थोड़ा सा हो सकता है आप लोग यहां पर थोड़े से कंफ्यूज भी हो रहे हो। हाँ अच्छा, हर्ष कह रहे हैं देख सकते हैं सर, गलत टाइप हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई समस्या नहीं है हर्ष, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है, कोई समस्या नहीं। तो मैंने कहा विवर्तन की घटना ठीक वैसे ही है जैसे व्यतिकरण की घटना है। व्यतिकरण की घटना पर कहीं पर संपोषी व्यतिकरण और कहीं पर विनाशी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण माने जो
जब दो तरंगे समान कला में मिलती है, श्रृंग से श्रृंग, गर्त से गर्त मिलता है, संपोषी व्यतिकरण होगा। प्रकाश के संदर्भ में वहां चमकीला स्पॉट बनेगा, बिल्कुल चमकदार हिस्सा बनेगा। और यदि हम कहें विनाशी व्यतिकरण तो वहां पर काला धब्बा मिलेगा। आपको एक खास बात बताऊं, यंग के प्रयोग से एक क्या कमाल की बात निष्कर्ष निकला कि दो प्रकाश तरंगों के मिलने से अंधेरा भी उत्पन्न हो सकता है। अभी तक आपके दिमाग में कभी यह बात नहीं आएगी कि दो प्रकाश किरणें मिलेंगी तो वहां पर अंधेरा हो सकता है। लेकिन यंग के पिछले प्रयोग में आप देखोगे, मेरे पिछले वीडियो में, तो जहां पर हमने कहा अदीप्त फ्रिंज बनती हैं, अदीप्त फ्रिंजें तैयार होती हैं, डार्क स्पॉट बनते हैं, वहां दो प्रकाश तरंगे मिल रही हैं फिर भी अंधेरा हो रहा है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण, क्योंकि दोनों प्रकाश तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं तो वहां पर अदीप्त फ्रिंजों का निर्माण होगा। यह एक कमाल की बात थी यंग की। उसने यह बताया कि दो प्रकाश तरंगों के मिलने से भी क्या हो सकता है? अंधेरा उत्पन्न हो सकता है। इस बात को समझना। तो ठीक है, मुझे लगता है यह चीज आ गई होगी। तीसरी जो मैंने कंडीशन कही वो आपको पता होनी चाहिए कि किसी तरंग का विवर्तन होने के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। किसी तरंग का विवर्तन होने के लिए यह आवश्यक है कि विवर्तक या द्वारक या अवरोधक का आकार तरंग के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यदि तरंगदैर्घ्य का, जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, उसका आकार और अवरोधक के आकार में बहुत बड़ा अंतर होगा, और यह अंतर मानते हैं 50 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 50 गुने से ज्यादा। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और अवरोधक के आकार, अवरोधक का आकार हमेशा ज्यादा ही होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, तो यदि अवरोधक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के 50 गुने से ज्यादा होगा तो विवर्तन की घटना नहीं मिलने वाली, समस्या उत्पन्न हो। तो चलिए, बेसिक बातें आप समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आज काफी कुछ हमने पढ़ना है। अगला है ध्वनि तरंगों का विवर्तन। अब विवर्तन के सामान्य जीवन में उपयोग को समझिए। आप देखिए, क्योंकि विवर्तन केवल प्रकाश तरंगों में नहीं होता, यह सभी प्रकार की तरंगों में विवर्तन की घटना होती है। और विवर्तन क्या है? तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश का, तरंग का मुड़ जाने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, कभी आप अपने घरों पे बैठे हुए होंगे तो आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, आपने महसूस किया होगा कि बगल वाले कमरे में कोई बात करता है तो आपको सुनाई देती है, बगल वाले कमरे में कोई टीवी तेज चलाता है तो आपको वो सुनाई देता है। पर यह बताइए कि आप इस कमरे में बैठे बैठे बगल वाले कमरे में चलने वाले टीवी की आवाज तो सुन सकते हो, पर क्या उस टीवी को देख भी सकते हो? चैट में बताइए, फटाफट फटाफट बताइए, क्या आप उस टीवी को देख भी सकते हो यहां बैठे बैठे? बिल्कुल सही, एसके टॉक स्टडी बिल्कुल सही। तरंगदैर्घ्य की कोटि और उसके बराबर का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। फटाफट बताएंगे, आंसर देंगे मुझे। बगल के कमरे में टीवी चल रहा है, आप उसकी आवाज सुन रहे हैं, क्या आप उसको देख सकते हैं? क्या रीजन है ये बताना। सामान्यतः मैं आपको एक बात बताऊं, जो ध्वनि की तरंगदैर्घ्य होती है, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य ये लगभग 1 मीटर के बराबर की होती है, जबकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तो आपने देखा होगा बहुत छोटी होती है, 10 की घात -10, 10 की घात -16, इस तरीके की होती है, 10 की घात -4, इस कोटि की होती है तरंगदैर्घ्य। हाँ, नहीं देख सकते, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन इसी परिभाषा में निकल के आता है। आपको जो बगल वाले कमरे में टीवी चल रहा है उससे ध्वनि की आवाज इसलिए आती है क्योंकि ध्वनि की तरंगदैर्घ्य होती है 1 मीटर, और आपके जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियां होती हैं, जहां से घूम के वो ध्वनि आपके कानों तक पहुंचती है, उनका जो आकार होता है वह इस तरंगदैर्घ्य के आकार के लगभग बराबर होता है। आपके कमरों की ऊंचाई कितनी होती है? 7 फीट या 9 फीट जो दरवाजे का आकार होता है, 7 फीट के दरवाजे होते हैं सामान्यतः, तो लगभग कितने होते हैं? 2-2.25 मीटर के। तो लगभग इसी की कोटि के, इसलिए आपको ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन वो प्रकाश, वो जो चित्र उसमें चल रहा है, उस प्रकाश वो घूम के आपके नेत्रों तक नहीं आता, क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में खिड़की और दरवाजों का जो आकार है वो बहुत ज्यादा है, वो अवरोध बहुत बड़ा है, इसलिए वहां प्रकाश के विवर्तन की घटना घटित नहीं होती, लेकिन ध्वनि का विवर्तन होता है। बात को समझना, इस बात को। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या मेरी बात समझ में आई?
अरजीत कह रहे हैं सर प्लीज आज से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है तो 12th हो पाएगा। अरे हो पाएगा बेटा, कहते हैं ना नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। आज से यदि दिमाग में आ गया तो आज से शुरू हो जाओ बेटा, अभी बहुत समय है। अभी तो नवंबर की स्टार्टिंग चल रही है, नवंबर दिसंबर जनवरी, और अगर आप बिहार बोर्ड की भी हो तो भी फरवरी, 3 महीने का समय बहुत होता है। जितनी मेरी वीडियोस बनी हुई सीक्वेंस में देखना शुरू करो, आसानी से कर लोगे। 50-60% यदि आपने कोर्स कर लिया तो आसानी से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए, मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए ये चीज। चलिए ठीक है, ओके, आगे की ओर चलते हैं। अब है विवर्तन के प्रकार। जब हम विवर्तन की बात करते हैं तो सामान्यतः विवर्तन का मतलब तो यही होता है कि किसी तरंग का किनारों से मुड़ जाने की घटना को हम विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के संदर्भ में कहते हैं ज्यामिति छाया में प्रकाश के प्रवेश कर जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन यदि विवर्तन को मोटे मोटे तौर पर डिवाइड किया जाए तो इसे 2 प्रकार के विवर्तन हम समझते हैं। एक होता है फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन का अर्थ क्या होता है? जब एक वर्णी बिंदुवत प्रकाश स्रोत, एक एक शब्द को समझना, जब एक वर्णी इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा वर्ण का प्रकाश होगा तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य उनकी हो जाएगी, उनमें विवर्तन आपको स्पष्ट नहीं मिलेगा। तो एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए, एक ही रंग का होना चाहिए, एक ही तरंगदैर्घ्य का होना चाहिए। एक वर्णी बिंदुवत प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए? बिंदुवत होना चाहिए। प्रकाश स्रोत एवं पर्दा दोनों विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोधक या द्वारक से सीमित दूरी पर हो। इंपॉर्टेंट शब्द यह है, सीमित दूरी। यदि ऐसा होगा तब विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। समझना इस बात को। यह मैंने प्रकाश स्रोत ले लिया, यह प्रकाश स्रोत है, यह प्रकाश स्रोत है। अब इसके सामने हमने क्या कर दिया? एक पर्दा रख दिया, इस प्रकार से पर्दा रख दिया, और या हम कह सकते हैं कि द्वारक रख दिया, और यहां पर हमने क्या कर दिया? एक पर्दा रख दिया। इस चीज को समझना, ये क्या है? पर्दा। ये क्या है हमारा? ये द्वारक है। द्वारक का मतलब होता है जहां से प्रकाश आगे जाएगा, यहां से लेके यहां तक का ये द्वारक है। तो यहां से जो तरंगे निकलेगी वो कैसे निकलेगी? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से इस प्रकार से तरंगाग्र उत्पन्न होंगे। ये आप कह सकते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं, मतलब हाँ, हम कह सकते हैं जैसे तरंगाग्र होते हैं, तरंगाग्र के भी 2 पक्ष हमने बताए थे आपको। एक श्रृंग होगा, एक गर्त होगा। तो एक को हम कंटिन्यूस लाइन से, एक को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। श्रृंग वाले तरंगाग्र को आप समझ सकते हैं लगातार लाइन से, और गर्त वाले को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस ऐसे। तो अब पर्दे पर जो पैटर्न बनता है, यदि इसका जाए तो पर्दे पर जो पैटर्न बनता है इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। ये यदि पैटर्न आपको मिल रहा है, पैटर्न मतलब यदि ये कंडीशन है कि ये अवरोध है, अवरोधक, जिसमें कि एक छोटा सा छिद्र है जिसे हम द्वारक कहेंगे। यदि इस द्वारक का आकार, इस द्वारक से यहां तक की दूरी और द्वारक से पर्दे तक की दूरी, ये जो दूरी है वो द्वारक के आकार के लगभग बराबर हो, तो जो विवर्तन पैटर्न होता है उसे फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज को समझना, दूसरे प्रकार का फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन में वो जो सीमित शब्द था उसको असीमित कर देते हैं तो फ्राउनहोफर विवर्तन मिलता है। क्या कहेंगे? इस तरीके से, जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दा विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोधक या द्वारक से प्रभावी रूप से असीमित दूरी पर हो। इसके लिए जो हम एकल झिरी प्रयोग आपको यहां कराएंगे वो फ्राउनहोफर के ही कंडीशन को लेकर के बताएंगे। तो क्या कहा मैंने कहा ये कोई एक प्रकाश स्रोत ले लिया आपने, ये प्रकाश स्रोत ले लिया, यहां पर हमने क्या लगा दिया? एक अवरोधक लगा दिया। ये क्या है? अवरोधक। यहां पर क्या लगा देना है आपने? एक पर्दा लगा दिया, ये लगा दिया पर्दा। अब यहां से जो प्रकाश जाएगा उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि यहां पर आपने एक लेंस बना देते हैं। ये लेंस के फोकस में ये होता है, तो यहां से प्रकाश इस तरीके से गमन करता है, आगे ऐसे गमन करता है, और इस पर्दे पर क्या बनते हैं? विवर्तन पैटर्न बनते हैं। घटना यहां पर अध्यारोपण की ही होगी। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण दोनों अध्यारोपण के ही अंतर्गत आते हैं, बस दोनों के थोड़ी थोड़ी उनमें क्या है? अंतर है। यह बात समझना। तो इसमें भी बिल्कुल केंद्रीय फ्रिंज इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनते जाएंगे, और ये इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। इस प्रकार से पैटर्न मिलता है। यहां पर भी हम क्या लगा लेते हैं? उत्तल लेंस लगा लेते हैं। इस प्रकार से कहने का अर्थ यह है कि ये
अवरोधक से इसकी दूरी, अवरोधक से इसकी दूरी, अवरोधक की इसकी तुलना में क्या होती है, असीमित दूरी होती है। ये शब्द पे ध्यान देना, बस इतना ही अंतर है दोनों में। हाँ, एसके शाह कह रहे हैं सर प्रकाश मुड़ता है। हाँ बेटा, मुड़ जाता है। विवर्तन का मतलब ही यही होता है, प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बात है। अब ये हमारी मोटी मोटी से हमने दो तौर पे इसको कैटेगराइज किया, यानी कि दो भागों में बांटा। अब हमारा मेन डेरिवेशन अब शुरू होता है। तो अब थोड़ा सा फोकस होके बैठ जाइए, क्योंकि ये जो डेरिवेशन होगा ये हो सकता है थोड़ा सा आपको लेंथी लगे, हालांकि है नहीं लेंथी, कोशिश करेंगे इसको जल्दी खत्म करने की, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को आपके सामने बताना भी जरूरी है, डिटेल में समझाना भी जरूरी है, इसलिए हो सकता है थोड़ा समय लंबा लग जाए। तो थोड़ा ध्यान से बैठिएगा, फोकस होकर बैठिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं एकल झिर्री विवर्तन। एकल झिर्री विवर्तन हम करेंगे फ्राउनहोफर के ऊपर बेस्ड जो विवर्तन होगा। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, एक प्रकाश स्रोत ले लिया। मान लेते हैं ये मैंने एक प्रकाश स्रोत लिया। इस प्रकाश स्रोत को यहां पर मान लेते हैं मैंने एक पर्दा लगा दिया, यहां पर इतनी डिस्टेंस ले ली जाए, ऐसे करके इन दोनों के दोनों, ये हमारा क्या है, यह है अवरोध, अवरोधक। एक एक चीज को समझना। अवरोधक मतलब मान लो कोई एक गत्ता है, एक ऐसा है जो प्रकाश को आगे जाने से रोके, उसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक छिद्र छोड़ दिया, और इस छिद्र को हम क्या कह देते हैं, एकल झिर्री कहते हैं। यंग के प्रयोग में यहां से निकलने वाले प्रकाश को हम रोकते थे और यहां पर एक छिद्र यहां बनाते थे, एक छिद्र यहां बनाते थे, और तब उनमें विवर्तन को हम पर्दे पर प्राप्त करते थे। यही बात होती थी। यहां पर उन दो छिद्रों की बजाय बीच का पूरा हिस्सा आपने खुला रहने देना है, और इसीलिए इसको कहते हैं एकल झिर्री, इसीलिए इसको एकल झिर्री नाम दिया गया। अब इसके आगे हमने यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर लगा देंगे एक, इसे कहेंगे पर्दा। तो सबसे पहले केंद्रीय बिंदु बना लेते हैं, ये हमारे को आवश्यक होगा बनाना। ये सेंटर ये हमारा है, ये बिंदु क्या है, सेंटर, यानी कि सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको प्रारंभ में। अब यहां से प्रकाश स्रोत आगे बढ़ेगा, ये प्रकाश इस तरीके से बढ़ेगा, इसमें जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वह ऐसा तरंगाग्र होगा। एक एक बात समझना प्यारे बच्चों, ये प्रकाश स्रोत है, ऐसे करके चलिए इसको बना लेते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत है। इससे जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वह ऐसे उत्पन्न होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेगा। हम चाहते हैं ये तरंगाग्र समतल बन जाए, समतल तरंगाग्र का निर्माण हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस अवरोधक से पहले एक लगा देते हैं उत्तल लेंस। क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। ध्यान देना, हमने इसके बीच में क्या लगा दिया, एक उत्तल लेंस लगा दिया। यहां पर ये उत्तल लेंस लगा दिया, और ये जो हमारा स्रोत है एस, उस स्रोत को इस उत्तल लेंस के फोकस पर रख दिया। जब फोकस पर रखते हैं तो अब यहां से जो प्रकाश आगे चलेगा वह प्रकाश हो जाएगा समतल तरंगाग्र में। आप समझ रहे होंगे, ये बिंदु स्रोत है, तो इससे जो तरंगाग्र निकलेगा वो होगा गोलीय तरंगाग्र। ये क्या है, गोलीय तरंगाग्र। जब ये लेंस के दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा समतल तरंगाग्र, ऐसे। तो समतल तरंगाग्र को आगे बढ़ाते हैं, ये इस प्रकार से आगे बढ़ता है, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ऐसे चलाइए आगे। और इसको इस केंद्रीय बिंदु पर हम कह सकते हैं, एक फोकस करने के लिए आप कह सकते हो, हम बीच में क्या कर लेते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग कर लेते हैं। तो हमने इधर की ओर भी क्या कर लिया, एक उत्तल लेंस का निर्माण कर लिया। यहां पर भी क्या कर दिया, एक उत्तल लेंस बना दिया, ऐसे उत्तल लेंस बना दिया। तो अब ये प्रकाश जब आगे चलेगा, सामान्य चीज को समझना, ये प्रकाश आगे गया और पर्दा क्या है, उस उत्तल लेंस के फोकस पर है। इस लेंस को मैंने कहा L1, इस लेंस को मैंने नाम दे दिया L2। तो ये कहां फोकस हो गया, प्रकाश अपने फोकस पर हो गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी को आप लेंस की फोकस दूरी से प्रदर्शित कर सकते हो, यानी कि ये क्या है, F है, ये F है। इस अवरोधक और पर्दे के बीच की दूरी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल D से।
यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चाहे ए से करिए चाहे डी से करिए, मान लेते हैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैंने कहा ये दूरी कितनी आ गई, ये दूरी आ गई, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये दूरी कितनी है, ए दूरी है। बताइए क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अरजीत कह रहे मैंने इससे पहले का चैप्टर नहीं पढ़ा, ये चैप्टर आ जाएगा। हाँ बेटा आ जाएगा, दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है। उसमें प्रकाश का कणिका सिद्धांत है, इसमें प्रकाश को तरंगदैर्घ्य माना गया है, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं हुई। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल सही है इसके टॉक। ये यहां से फोकस होगी यहां पर, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, फोकस। इस उत्तल लेंस के फोकस पर हमने क्या लगा दिया, पर्दा लगा दिया। इस उत्तल लेंस के फोकस पर हमने क्या रख दिया, स्रोत रख दिया। तो यहां से जो तरंगाग्र अभी तक गोलीय तरंगाग्र था, यहां से आगे वो समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यदि बनाएं तो ये क्या बन जाएगा, एक समतल तरंगाग्र बन जाएगा। ये वाला क्या है, समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र में परिवर्तित कर लिया उत्तल लेंस ने, गोलीय तरंगाग्र। ये अब आगे की ओर बढ़ गया। अब हमने यहां से समझना है, ये जो सी बिंदु है, यहां सी बिंदु पर हम देखते हैं, क्योंकि एक प्रयोग है, प्रयोग से हम पाते हैं इस बिंदु पर जो प्रकाश होता है वो बड़ा तीक्ष्ण होता है, यानी कि एक दीप्त फ्रिंज का निर्माण बनता है। और इस पर्दे पर जब हम पैटर्न देखेंगे, अभी उस पैटर्न को आगे एलोबोरेट करेंगे, पूरा समझाने की कोशिश करेंगे आपको डिटेल में, लेकिन यहां पर जो फ्रिंज बनती है वो दीप्त फ्रिंज बनती है और वो सबसे अधिक चमकीली होती है, इसलिए उसको नाम देते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या केंद्रीय उच्चिष्ट। तो हमने कहा ये सब चीजें आप लिख लोगे, तो हम लिखते हैं कि केंद्र पर, केंद्र सी पर केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब यहां पर एक बात आती है, आखिर उच्चिष्ट का क्या अर्थ हुआ? उच्चिष्ट का अर्थ हुआ जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो, जहां प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो, अधिकतम हो। और इसी में एक दूसरा शब्द आएगा निम्निष्ठ, निम्निष्ठ। इसकी डेफिनेशन देंगे जहां प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो, न्यूनतम हो। प्रकाश की तीव्रता जहां अधिकतम होगी, जहां ज्यादा प्रकाश होगा, चमकीला धब्बा बनेगा, उसे कहेंगे वो उच्चिष्ट है, क्योंकि वो सेंटर में बना हुआ है पर्दे के, इसलिए उसको कहेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट। और केंद्र के अलावा अगल बगल के स्थानों पर जहां पर हम कहेंगे दीप्त धब्बा बनेगा, चमकीला धब्बा बनेगा, वो सारे उच्चिष्ट कहलाएंगे। और जिन जिन जगहों पर आपके डार्क स्पॉट बनेंगे, काले धब्बे बनेंगे, उनको हम नाम देंगे निम्निष्ठ। तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ समझ में आ गया है? फटाफट फटाफट। महेश पवार कह रहे हैं सर ये दो लेंस क्यों लगाए? बेटा बात को समझना, ये जो हम एकल झिरी प्रयोग कर रहे हैं, ये फ्रॉनहोफर के द्वारा कर रहे हैं, फ्रॉनहोफर के विवर्तन पैटर्न को लेकर के कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉनहोफर के विवर्तन पैटर्न में साफ साफ कहा गया है कि जो अवरोधक से पर्दे की दूरी और अवरोधक से स्रोत की दूरी असीमित होती है। सीमित का मतलब होता है एक निश्चित दायरा, असीमित का अर्थ होता है काफी दूर, यानी कि अवरोधक के आकार की तुलना में यह डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी। और यदि ये स्थिति है तो प्रकाश को फोकस करने के लिए, अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको लेंसों का उपयोग करना पड़ेगा। यदि आप फ्रेनल वाला विवर्तन करेंगे तो उसके लिए लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात को समझिए। अरजीत बिल्कुल सही है, दो लेंस इसीलिए हो रहे ना बेटा कि एक तो यहां पर हमारे पास क्या था, प्रकाश स्रोत था, यहां से जो तरंगाग्र निकल रहा था, गोलीय तरंगाग्र निकल रहा था। ये हमारा जो अवरोधक है ये क्या है, इस स्रोत से काफी डिस्टेंस पर है, ये मान के चलिए आप। तो हम यदि यहां पर लेंस नहीं लगाएंगे तो ये इस तरीके से बिखरा हुआ मिलेगा आपको, जो पर्दा है उस पर कोई अच्छा पैटर्न मिलेगा ही नहीं।
तो इस प्रकाश को थोड़ा समतल तरंगाग्र में बदल करके, चेंज करके इसको फोकस करने के लिए हमने क्या करा है, इस पहले लेंस L1 के फोकस पर हमने स्रोत रख दिया। तो यहां से गोलीय तरंगाग्र निकला, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो गया। अब आगे पर्दे पर विवर्तन हमें प्राप्त करना था, लेकिन ये जो पर्दा है ये इस अवरोधक से बहुत अधिक दूरी पर है। जब ये पर्दा अवरोधक से बहुत अधिक दूरी पर है तो वहां पर प्रकाश को फोकस करने के लिए, जिससे कि आपको विवर्तन पैटर्न मजबूत दिखे, अच्छा सा दिखे। अच्छा कब दिखेगा, जब कुछ स्थानों पर बिल्कुल चमकीले धब्बे मिलेंगे प्रकाश के और कुछ जगहों पर आपको ब्लैक स्पॉट मिलेंगे, तब हम कहेंगे विवर्तन पैटर्न स्पष्ट है, अच्छा है, दमदार है, स्पष्ट है। लेकिन यदि ये पर्दा खूब दूर हो जाएगा इस अवरोधक से, इस लेंस को नहीं लगाएंगे, तो पर्दे पर आपको चमकीले और जो दीप्त और अदीप्त स्पॉट हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ट हैं, वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं मिलेंगे, तो विवर्तन पैटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। उसको प्राप्त करने के लिए आपने बीच में क्या कर दिया, लेंसों का निर्माण कर दिया। मुझे लगता है क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। तो ठीक है, दोनों लेंसों का उपयोग आप समझ में आ गए, इसीलिए कह रहा हूं ये फ्राउनहोफर पे डिपेंड है, जिसमें असीमित शब्द का उपयोग किया गया है। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने यहां पर एक बिंदु लिया, इस बिंदु का मैंने नाम मान लेते हैं P ले लिया। मैं कहता हूं इस P पर मुझे, क्योंकि सेंटर पे केंद्रीय जो फ्रिंज बनेगी वो दीप्त फ्रिंज बनेगी। क्यों बनेगी, C पर, यानी कि मैंने लिखा है केंद्र पर केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण होता है। ये क्यों होता है, इस बात को समझना। इस चीज को तो हम ऐसे कर देते हैं, ये तो आपके जानकारी के लिए है। ये क्यों होता है, क्योंकि आगे लिखते हैं, क्योंकि केंद्र पर पहुंचने वाली सभी तरंगों के बीच कलांतर शून्य होगा। कलांतर कह लीजिए या पथांतर, कलांतर या पथांतर शून्य होगा। अब चलिए कलांतर को तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, पथांतर को समझते हैं। यहां से तरंग ऐसे गई, क्योंकि ये सेंटर में है इस लेंस के, इसलिए जब फोकस होगी तो यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी समान होगी। तो इसका मतलब इस बिंदु पर जो भी तरंग पहुंच रही है, उन तरंगों द्वारा इस अवरोध से समान दूरियां तय की गई है। तो उनके रास्तों की लंबाई पे जो अंतर है वो शून्य है। तो इसीलिए कह रहा हूं ये पथांतर क्या है, शून्य है। जब पथांतर शून्य है तो दोनों तरंगे समान कला में मिलेगी, श्रृंग से श्रृंग मिलेगा, गर्त से गर्त मिलेगा। हम कहेंगे जो यहां पर हम कह सकते हैं व्यतिकरण या अध्यारोपण के कारण जो परिणामी विस्थापन होगा, परिणामी तीव्रता होगी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो केंद्रीय फ्रिंज जो होती है हमारे पास, वो क्या मिलती है, एक उच्चिष्ट मिलती है। केंद्रीय उच्चिष्ट का निर्माण होता है केंद्र पर, C पर। समझ में आ गई बात। उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पर पथांतर कलांतर क्या होगा, शून्य होगा C पर। अब मैंने कौन सा बिंदु ले लिया, P बिंदु ले लिया। अब इस P बिंदु को समझना। P बिंदु पर प्रकाश चलेगा, कैसे पहुंचेगा। हमने कहा P पर प्रकाश, एक बिंदु में यहां से ले रहा हूं, कलर थोड़ा चेंज कर लें, व्हाइट ले लेते हैं। तो हमने कहा एक किरण यहां से चली, यहां से इस प्रकार से चली ऐसे, और इस तरीके से पहुंच गई P पर। ध्यान देना, दूसरी प्रकाश किरण भी हम कहते हैं यहां से चलती है, जितना कोण इसने बनाया है यहां से थीटा कोण, उतना ही कोण ये बनाती है, उतना ही कोण इस प्रकार से, और यह भी यहां पर इस तरीके से मिल गई, ये ऐसे गई, ये यहां पर गई। अब इस P बिंदु पर दो प्रकाश किरणें चल रही है, एक इस छोर से यहां तक पहुंच गई, एक इस छोर से यहां तक पहुंच गई। एक बात और ध्यान रखना, केवल ये कॉर्नर से ही नहीं आएगी किरणें, किरणें इन दोनों के बीच से सारा का सारा तरंगाग्र की किरणें भी यहीं पर पहुंचेगी। ये एक समझने वाली बात है, ध्यान रखना। हम केवल कॉर्नर की चीजों को लेकर के आपको फिलहाल समझा रहे हैं, ज्यादा बनाएंगे प्रकाश किरण तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस एक छोर ये है, यहां से पहुंच गई प्रकाश किरण, एक छोर ये, यहां से पहुंच गई प्रकाश किरण। हमने कहा ये वाला कोण कितना है, ये थीटा डिग्री का कोण है। ये वाला कोण कितना है, ये भी मैंने कहा थीटा डिग्री का ही कोण है। अब हमने कहा इस बिंदु को मैंने नाम क्या दे दिया, मान लेते हैं ये वाला बिंदु मैंने ले लिया A, और इस बिंदु को नाम दे दिया, ये मान लेते बिंदु क्या है B। हमने A से लेके B को ऐसे करके मिला दिया। चलिए
ये हमारा क्या है, द्वारक है। ये द्वारक की चौड़ाई कितनी है, a। मुझे ज्ञात करना है P पर पथांतर क्या होगा, A P और BP जो प्रकाश किरणें पहुंच रही हैं A से P की ओर और B से P की ओर, इनका पथांतर क्या होगा। पथांतर मतलब रास्तों की लंबाई का अंतर। तो उसको लिखेंगे, पहले लिखते हैं P पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों कौन कौन सी हैं, AP तथा BP का पथांतर। अब इस पथांतर को नोट करते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर पथांतर देखते हैं कितना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पथांतर को नोट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए मैं A से इस जो हमारी ये वाली भुजा है इस पर एक लंब डाल रहा हूं। तो चलिए लंब डाल लेते हैं। तो मैंने क्या करा, एक लंब डाल दिया यहां से यहां पर, ये एक लंब डाला तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ये जिस बिंदु पर लंब पड़ा A से, उस बिंदु को मैंने N नाम दे दिया, इस बिंदु को मैंने N नाम दे दिया। तो A से लेके P तक पहुंचने वाली तरंग दैर्घ्य और B से लेके P तक पहुंचने वाली तरंग दैर्घ्य के बीच की जो पथांतर है, रास्तों की लंबाई का अंतर है, वो BN के बराबर होगा। इस बात को समझना है, ये किसके बराबर होगा, BN के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आप सोच रहे होंगे सर क्यों होगा थीटा, क्योंकि बेटा ये एक तरंगाग्र है। तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो तरंगाग्र के हमेशा लंबवत होती है। इसका अर्थ है इस वाले सफेद और ये नीली पट्टी के बीच का कोण भी 90 डिग्री का है और इस पीली और सफेद के बीच का कोण भी 90 डिग्री का है। तो यदि ये थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा। ये कई जगह हमने ये चीज करवाई है, क्योंकि ये बीच का ये जो ये वाला कोण है ये कॉमन कोण है। ये ऊपर वाले इस और इसके बीच का भी 90 डिग्री का है। यहां पे दर्शा देता हूं मैं, ये वाला कोण भी कितना है, 90 डिग्री। और दूसरा मैं पीले वाले का यदि मैं बनाऊं, ये वाला कोण भी कितना होगा, ये वाला कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब इन दोनों के लिए ये भी थीटा, क्योंकि बीच का कोण दोनों के लिए कॉमन है। ध्यान रखना, इसको कई बार मैंने बताया। तो अब यहां से आगे समझते हैं। मैंने यहां से लंब डाला, ये n पर पहुंचा। अब हमें निकालना है कि ये bn का मान कितना होगा। पथांतर है bn, तो लिखेंगे इसको, पथांतर कितना आ जाएगा, पथांतर बराबर bn। और लिखते हैं त्रिभुज किस किस से, ANB, समकोण त्रिभुज ANB से। तो लिखते हैं त्रिभुज ANB जो कि समकोण है से। अब उसमें लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण बराबर। साइन थीटा क्यों लिया, बात को समझना। ये है 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा ये AB क्या हो गई, कर्ण। ये है कोण थीटा, इसके सामने की भुजा BN क्या हो गई, लंब। हमें BN का मान निकालना है। हमें क्या चीज पता है, हमें AB का मान पता है, A है। तो मुझे BN का मान A के पदों में निकालना होगा। यदि मैं AN के पदों में निकालूंगा तो वो लंबाई मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने साइन थीटा लिया। तो BN हमें निकालना है। साइन थीटा बराबर हो गया लंब, यानी कि BN बटे AB। तो इसको लिख लेंगे BN बटे क्या क्या, AB। तो इसको सॉल्व करेंगे तो AB की यहां गुणा कर दें तो यह क्या, BN बराबर AB साइन थीटा। चूंकि AB का मान किसके बराबर है, A के बराबर है, अतः BN बराबर आ गया A साइन थीटा। और BN को ही हम कहेंगे पथांतर। और पथांतर को बहुत सी जगह डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर आ गया A साइन थीटा के बराबर। इसे मानिए समीकरण नंबर 1। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? इस चीज को समझना। क्या ये डेल्टा का मान A साइन थीटा समझ में आ गया है आपको? ये पथांतर हमने निकाल दिया यहां पर। अब इसी पथांतर को लेकर के हम समझेंगे कब दीप्त फ्रिंजों का निर्माण होगा, कब अदीप्त फ्रिंजों का निर्माण होगा। अब इस बात को समझेंगे। तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सही, सबका क्लियर है।
ठीक है, रूपाली का क्लियर है, अमन का क्लियर है, महेश पवार का क्लियर है, अरिजीत का क्लियर है। अच्छा, अरिजीत को कुछ फीवर की प्रॉब्लम होगी, डेंगू की प्रॉब्लम हो गई। बेटा कोई बात नहीं, सेहत का ध्यान रखिए, हेल्थ को ध्यान रखिए, उसका पूरा ध्यान दीजिए और अपना अच्छा सा जो इलाज है वो करवाइए, फिर स्वस्थ होकर के फिर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें समझना है पी पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं निम्निष्ट के लिए क्या होगा, लिखते हैं। निम्निष्ट के लिए यदि पी पर निम्निष्ट बने तो निम्निष्ट बने तो पथांतर का मान बराबर n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको व्यतिकरण में और विवर्तन में अपोजिट मिलेगी, ध्यान दीजिए। व्यतिकरण में जब जब संपोषी व्यतिकरण होता था, यानी कि तीव्रता अधिकतम होती थी, वहां पर पथांतर n लैम्डा होता था। लेकिन हम विवर्तन में इस बात को पलट रहे हैं, इसका उल्टा कह रहे हैं कि यदि निम्निष्ट बनेगा तो पथांतर का मान n लैम्डा होगा। तो इस चीज को लेने के लिए पहले मैं n को हटा करके केवल लैम्डा लूंगा, बाद में इस सूत्र को कह सकते हैं कि ड्राइव करेंगे। तो समझना, हमने लिया, क्या ले रहे हैं हम, लिखते हैं n को मैंने हटा दिया और अब यहां पर लिख लिया यदि पथांतर क्या है, लैम्डा है। यदि पथांतर लैम्डा है तो समीकरण 1 में इस पथांतर की जगह लैम्डा लिखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर a sin थीटा, पथांतर बराबर a sin थीटा के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे ये भी पथांतर यानी कि a sin थीटा बराबर किसके हो जाएगा, लैम्डा के। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लैम्डा बटे a के बराबर होगा। और यहां लिख लेंगे यदि थीटा सूक्ष्म हो तो साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा के। ये कंडीशन बहुत बार रखी है हमने। आप जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मतलब थीटा का मान सूक्ष्म हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये सूत्र आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। और ये ध्यान रखना, जब ये कंडीशन मिलेगी तो हम कहेंगे यह पहला निम्निष्ट मिलेगा, इस बिंदु पर पहला निम्निष्ट मिलेगा। लिखेंगे अतः पी पर पहला निम्निष्ट प्राप्त होगा, निम्निष्ट प्राप्त होगा। पर बात यह आती है कि आखिर निम्निष्ट ही क्यों मिलेगा, उच्चिष्ट क्यों नहीं मिलेगा? इस चीज को समझ जाना है मुझे, और यह आपको केवल बुक से पढ़ के समझ में नहीं आएगी, बात में ध्यान देना। चलिए पहले मैं इस डायग्राम को आपको मोटा मोटा बता दूं कि ये जो हमारा ए बी है, इस ए बी से तरंगाग्र पी तक पहुंच रहा है। तो अब मैं जो नया डायग्राम बनाऊंगा उसमें ए बी बनाऊंगा और पी बनाऊंगा, बस ये दो चीजें बनाऊंगा, ध्यान रखना। और इसका मध्य बिंदु ये वाला है। बस ये दो चीजें बता करके आपको आगे की बात समझाता हूं। चलिए अब देखिए, मैंने कहा मैंने ये एक बिंदु बना लिया। ये बिंदु क्या था, ये बिंदु था ए, ये वाला था बी, ये इसका सेंटर बिंदु था, और यहां पर पर्दा था। पर्दे पर हमने कौन सा बिंदु ले लिया था, मान लेते हैं ये बिंदु मैंने ले लिया था, क्या ले लिया था, पी। ध्यान देना। अब इस पी पर निम्निष्ट का निर्माण क्यों होगा, यदि पथांतर लैम्डा होगा। इस बात को समझना। देखिए सेंटर से हम कह सकते हैं इस सेंटर से यहां तक की यदि ए तथा बी के बीच की टोटल दूरी, यानी कि इस दूरी को यदि मैं क्या ले लूं, ये लैम्डा के बराबर है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हुई, लैम्डा बाय 2। और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी हुई, लैम्डा बाय 2। समझ में आ गई बात? इतनी दूरी भी लैम्डा बाय 2, इतनी दूरी भी लैम्डा बाय 2। अब ध्यान दीजिए, मुझे पी पर एक प्रकाश किरण भेजनी है, तो मैंने प्रकाश किरण यहां से भेजी। चलिए ये भेजता हूं। यहां से मैंने प्रकाश किरण भेजी यहां पर, और यहां से जो प्रकाश किरण भेजी वो यहां पर। ये दोनों के बीच का पथांतर कितना होगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, लैम्डा बाय 2। तो यहां पर जो पथांतर मिलेगा वो क्या होगा, लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा।
और व्यतिकरण की घटना में आपको पता है यदि पथांतर λ/2 हो तो वहां पर क्या होता है, हम कह सकते हैं विनाशी व्यतिकरण होता है। इसलिए यहां पर जो बनेगा निम्निष्ठ बनेगा। आप कह रहे होंगे कि सर इस वाले बिंदु का क्या होगा, तो अब मेरी एक और बात समझना, इन दो बिंदुओं का तो मैंने समझ लिया पथांतर λ/2 है। अब यदि मैं अगला बिंदु ले लूं, अगला बिंदु ये ले लेते, एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, जितनी दूरी यहां से यहां की है इतनी दूरी यहां से यहां तक की है। अब इन दोनों से प्रकाश यहां तक पहुंचा, यहां से भी पहुंचा और यहां से भी पहुंचा, इन दोनों के बीच का भी पथांतर λ/2 ही होगा। फिर अगली प्रकाश किरण ले लीजिए, यहां वाली ले लीजिए, यहां वाली ले लीजिए, यहां से पहुंचेगा यहां और यहां, इसके बीच का पथांतर भी होगा λ/2। और इस वाली के और इस वाली के बीच का भी जो पथांतर होगा वो किसके बराबर होगा, λ/2 के बराबर होगा। तो कोई भी दो कलर की प्रकाश तरंगे लीजिए, उनके बीच का पथांतर हमेशा λ/2 ही मिलेगा, जिसके कारण P पर जो बनेगा वो होगा विनाशी व्यतिकरण, इसलिए यहां पर बनेगी अदीप्त पट्टी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सही, पथांतर शून्य होगा, समान होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अरजीत सिंह ठीक कह रहे हैं बेटा। बस ये ध्यान रखना ना, ये पूरी की पूरी हमारा जो अवरोध है इसकी चौड़ाई यदि हमने लैम्डा ले ली पथांतर, तो हमने कहा यहां पर यहां से लेके यहां तक जो प्रकाश किरण पहुंचेगी वो क्या होगी, इन दोनों के बीच का पथांतर λ/2, अगली दो तरंगों के बीच का पथांतर λ/2, ऐसे ही सारी की सारी एक दूसरे को निरस्त कर देंगी और विनाशी व्यतिकरण होगा। तो P पर क्या बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा, निम्निष्ठ। बस ये ध्यान रखना। सेकेंड कंडीशन हम ले रहे हैं, यदि पथांतर क्या हो जाए, 2λ हो जाए, तब फिर से पहला लेंगे, 2λ बराबर a साइन थीटा के बराबर होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर a बटे 2λ बटे a। ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 2λ बटे a के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि पथांतर कितना ले लूं मैं, पथांतर बराबर हो जाए nλ, तो बस इससे पहले में आया था 1λ/a, 2λ/a, 3λ/a, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अतः साइन थीटा बराबर हो जाएगा n इंटू लैम्डा बटे a, जहां n बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होगा। और ये प्लस माइनस में लेंगे सब, यानी कि जितना ऊपर दूरी उतना नीचे दूरी। तो ध्यान रखना ये जो होता है ये कहलाता है द्वितीय निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ। इससे पहले वाला ये वाला जो कहलाएगा ये कहलाएगा प्रथम निम्निष्ठ, यानी कि ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला ये है पहला निम्निष्ठ या प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होगा। हाँ, कोणीय स्थिति भी होती है बेटा, कोणीय स्थिति के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप पथांतर के रूप में या कलांतर के रूप में दोनों स्थितियों में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने किसका बना दिया, आपको उच्चिष्टों के बारे में पूरी की पूरी बात समझा, निम्निष्टों के बारे में सारी कंडीशन समझा दी। अब समझिए उच्चिष्ट को। अब हमने क्या समझना है, उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए हम कहें, उच्चिष्ट के लिए पथांतर क्या माना पथांतर बराबर, अभी मैंने आपको यह बात समझाई कि ये भी λ/2 है, ये भी λ/2 है। यदि 2λ होगा तो आप यहां से लेके यहां से यहां तक की दूरी को 2λ बना देंगे, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी लैम्डा, यहां से लेके यहां तक की दूरी भी लैम्डा, इनके बीच के आधे आधे इससे भी क्या हो जाएंगे, λ/2 सब एक दूसरे को काट देंगे। तो अब मैं चाह रहा हूं λ/2 का पथांतर न रहे P के बीच में, तो ये मान करके मैंने पथांतर को लिख लिया लैम्डा प्लस λ/2, और इसको लिख सकते हैं 3λ/2। अब देखना इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो यदि इतना है लिखेंगे तब a साइन थीटा बराबर होगा 3λ/2 के, अतः साइन थीटा बराबर 3λ/a के बराबर हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये जो हमें मिलता है, यह मिलता है पहला, जिसे हम कहते हैं उच्चिष्ट,
पहला क्या बोलते हैं, पहला तो केंद्रीय हो जाता है, इसे कहते हैं द्वितीय उच्चिष्ट। तो इसको लिखेंगे यदि, यहां पर भी लिख लेते हैं, थीटा सूक्ष्म हो तो थीटा साइन थीटा बराबर थीटा के होगा, अतः थीटा बराबर रहेगा 3 लैम्डा बाई ए। ये लिखेंगे द्वितीय निम्निष्ठ उच्चिष्ट। ये द्वितीय उच्चिष्ट हम इसको नाम देते हैं क्योंकि पहला उच्चिष्ट हमें केंद्र पे मिल जाता है, ये द्वितीय उच्चिष्ट होगा। ऐसी तृतीय चौथार्थ की क्या स्थिति होगी, बस पथांतर को आपने 3 लैम्डा बाई 2 की जगह 5 लैम्डा बाई 2 लेना है। लेकिन अब ये समझते हैं 3 लैम्डा बाई 2 से ऐसा क्या होता है कि उच्चिष्ट का निर्माण हो रहा है। लैम्डा में तो मैंने बता दिया आपको, वैसे 3 लैम्डा बाई 2 में समझिए। तो क्या करना है, इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। मैंने फिर से यहां पर क्या कर लिया, एक ये अवरोध बना लिया और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी टोटल ए थी, और ये हमने क्या बना लिया, पर्दा। ये है अवरोध, ये हो गया पर्दा, और ये हमने इसका सेंटर का पोर्शन ले लिया। अब हम कहते हैं यहां से लेके यहां तक की टोटल जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 लैम्डा बाई 2। इसका अर्थ है 3 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 के 3 हिस्से बनाने इस दूरी के संदर्भ में। तो मैंने बना लिए, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की दूरी लैम्डा बाई 2, यहां से लेके यहां तक की दूरी भी लैम्डा बाई 2, यहां से लेके यहां तक की दूरी भी लैम्डा बाई 2 है। अब समझना, इतने हिस्से को समझना। हमने कहा मैंने कोई प्रकाश किरण ली, यहां से इस P बिंदु को यहां पर ले लिया, यहां से एक प्रकाश किरण ऐसी आई, और ठीक लैम्डा बाई 2 यहां से भी एक प्रकाश किरण गई यहां पर, इन दोनों के बीच का पथांतर हो गया लैम्डा बाई 2। पथांतर यहां पर क्या बनना, लैम्डा बाई 2। तो विनाशी व्यतिकरण होगा, इन दोनों के कारण कोई यहां पर प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी प्रकाश किरण में ले रहा हूं, यह प्रकाश किरण थोड़ी इससे इतनी दूरी यहां ली, इतनी दूरी यहां ली, दोनों पहुंची यहां पर, इन दोनों के बीच का पथांतर भी क्या था, लैम्डा बाई 2। तो इसने भी यहां पर निरस्त कर दिया एक दूसरे को। तीसरा हमने क्या लिया, यहां वाला ले लिया और यहां वाला ले लिया, ये दोनों भी जब यहां पर पहुंचे, ये भी यहां पर पहुंचा, ये भी यहां पर पहुंचा, इनके बीच का पथांतर भी क्या हो गया, लैम्डा बाई 2। तो तीनों ने एक दूसरे को काट दिया। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा था, इस पूरी की पूरी प्रकाश तरंगों ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया, यानी कि निम्निष्ठ बना दिया, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न कर दिया। लेकिन ये जो हिस्सा बच गया लैम्डा बाई 2 का, यहां से जो प्रकाश किरणें चलेंगी, इनको निरस्त करने वाला कोई नहीं है। तो लैम्डा बाई 2 वाले हिस्से ने तो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करके एक दूसरे के साथ निम्निष्ठ का निर्माण कर दिया, लेकिन 1/3 हिस्सा लैम्डा बाई 2 वाला हिस्सा ऐसा था जिसको किसी ने निरस्त नहीं किया। अतः इस हिस्से के कारण, इस वाले हिस्से के कारण यहां पर जो भी प्रकाश बनेगा वो निरस्त नहीं होगा, इसलिए यहां पर क्या बन जाएगा, उच्चिष्ट का निर्माण होगा। यहां से प्रकाश किरणें जब जाएंगी, इनको कोई निरस्त नहीं करेगा, इतने हिस्से वालों को, इसलिए यहां उच्चिष्ट का निर्माण होगा। बताइए बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? वरना ये नहीं आती बेटा समझ में, ध्यान रखिए। फटाफट फटाफट बेटा। एक बच्चा कह रहा है सर ये P पर ही क्यों पहुंचती है? बेटा P तो हमने एक बिंदु माना है ना, ये वाला बिंदु मैंने P लिया है, इसके ऊपर दूसरा बिंदु ले लीजिए, उसमें भी तो कंडीशन यही आएगी ना। यदि समान कला में पहुंचेगी तो उच्चिष्टों का निर्माण होगा, यदि विपरीत कला में पहुंचेगी तो निम्निष्टों का निर्माण होगा। P तो हमने एक बिंदु माना है, केवल सिर्फ एक कल्पना करिए उसकी। आप P को कहीं पर भी रख सकते हैं, केंद्र से कितनी भी दूरी पर कोई बिंदु P ले लीजिए, वहां पर आपको कंडीशंस यही माननी है। यदि पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है पथांतर की, n लैम्डा वाली, तो समझ लेना वहां निम्निष्ठ बनेगा, वहां पर डार्क स्पॉट बनेंगे, वहां पर अंधेरा धब्बा बनेगा। लेकिन यदि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, तो इसका अर्थ है वहां पर क्या बनेंगे, उच्चिष्टों का निर्माण होगा। जैसे जैसे वो केंद्र से दूर जाते जाएंगे उनकी तीव्रता घटती रहेगी। ये आ गया, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए।
हाँ रूपाली कह रही है सर ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है बेटा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपको यदि पहले ये बात समझ में आ जाए कि यदि लैम्डा की कोई पट्टी होगी उसके हिस्से कोई भी, या मान ले यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा तरंग दैर्घ्य का हम कह सकते हैं डिफरेंस है पथांतर में, यहां से लेके यहां का जो पथांतर है वो लैम्डा है, तो ठीक इसके आधे का पथांतर क्या होगा लैम्डा बाय 2, तो पथांतर लैम्डा बाय 2 तो निम्निष्ठ बनेगा, इससे लैम्डा बाय 2 से निम्निष्ठ बनेगा, लेकिन नीचे तीसरे हिस्से को काटने वाला निम्निष्ठ उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इस हिस्से के कारण उच्चिष्ट का निर्माण होगा। अब सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, यदि हम ले लें पथांतर बराबर हो जाए 5 लैम्डा बाय 2 के, तब लिखेंगे अतः a साइन थीटा बराबर होगा 5 लैम्डा बाय 2 के, तो साइन थीटा बराबर 5 लैम्डा बाय अपॉन 2a, तो लिखेंगे फिर से पहले की जगह यदि थीटा सूक्ष्म हो तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के, अतः थीटा बराबर हो जाएगा 5 लैम्डा बाय अपॉन 2a के बराबर होगा। ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा तृतीय निम्निष्ठ, तृतीय उच्चिष्ट, ये तृतीय उच्चिष्ट बनेगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे लिखें, यदि पथांतर, अब आप देख रहे हो पथांतर क्या हो रहा है, ये 5/2 को मैं लिख सकता हूं 2 + 1/2, 2 + 1/2 तो 5/2 आएगा, और इससे पहले 3/2 को लिख सकता हूं 1 + 1/2, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं पथांतर को, इसको सीधे मैं लिख लूं 1n + 1/2 लिख लीजिए, 2n + 1 लिख लीजिए, 2n + 1 इंटू लैम्डा बाय 2 या n + 1/2 इंटू लैम्डा, कुछ भी ले लीजिए। जब भी पथांतर ऐसा होगा उच्चिष्ट का निर्माण होगा। तो यदि पथांतर इतना है तो इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला ले रहे हैं यही वाली कंडीशन के साथ, अभी मैंने 5 लैम्डा बाय 2 लिया था पथांतर, अब ले लिया 2n + 1 इंटू लैम्डा बाय 2, तो लिखेंगे अतः 2n + 1 इंटू लैम्डा बाय 2 बराबर 5 लैम्डा बाय 2 को किसके बराबर रखा था, a साइन थीटा के, तो इसको भी रखेंगे a साइन थीटा के बराबर, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा बराबर 2n + 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2a, इसके बराबर होगा लैम्डा अपॉन 2a, इसके बराबर होगा, यहां पे लिख लेंगे यदि थीटा सूक्ष्म हो तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा के, तब क्या हो जाएगा, इस साइन थीटा की जगह केवल थीटा लिख लेंगे, थीटा = 2n + 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2a, और यहां लिख लेंगे θn, ये हमारा स्थिति बन जाएगी। तो ये तृतीय उच्चिष्ट था, अगला होगा चतुर्थ, फिर पंचम, फिर सिक्स्थ, ऐसे बनेगा। आज मुझे लगता है थोड़ा लंबा खींच रहा है। अच्छा, शिवम पटेल कह रहे हैं सर निम्निष्ठ क्यों होता है, जुड़ता क्या नहीं है वो। बेटा उच्चिष्ट का मतलब होता है जहां तरंगे समान कला में मिले, उनके बीच का पथांतर शून्य हो, कलांतर शून्य हो, तो वो समान कला में मिलेगी, जैसे किसी तरंग का श्रृंग से श्रृंग मिले। बात को समझना। हमने कहा सबसे पहले देखते हैं उच्चिष्ट का मतलब क्या हुआ। उच्चिष्ट जिसको हम कहते थे संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, समझना बात को। ये कैसे है, मैंने कहा मैंने एक तरंग ली, ये तरंग इस प्रकार से ट्रैवल कर रही थी, कोई दूसरी तरंग आई और उसने भी इसी प्रकार से ट्रैवल करना शुरू कर दिया कि उसका उच्चिष्ट से उच्चिष्ट और निम्निष्ठ से निम्निष्ठ मिलने लग गया। तो ये जो है इसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। जब इसका उच्च है तो इसका भी उच्च है, जब इसका निम्न है तो इसका भी निम्न है, इस बात को समझना। तो ये होता है संपोषी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, निम्निष्ठ को समझिए, जिसे हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी
व्यतिकरण। इसका मतलब क्या है, फिर से हमने तरंग बना ली, इसमें पहली तरंग मैंने पहले की तरह बना ली इस तरीके से, दूसरी तरंग इस प्रकार से आ गई, दूसरी तरंग ऐसे है, पहली तरंग का श्रृंग जब था तो दूसरी तरंग नीली वाली का ये गर्त बन गया। ये श्रृंग है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, श्रृंग, ये वाला हिस्सा क्या है, गर्त। तो पहली तरंग के श्रृंग के साथ दूसरी तरंग का गर्त निर्माण हो रहा है। तो परिणामी विस्थापन क्या होगा, यदि दोनों के आयाम बराबर हैं, परिणामी विस्थापन कण का यही रहेगा, वो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। इसलिए कहते हैं ऐसा व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है, इसे कहते हैं निम्निष्ठ। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? फटाफट फटाफट, ये संपोषी व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको पीडीएफ नोट्स में नहीं आएगा ये वाला पेज। स्क्रीनशॉट लेना चाहे 1 2 3 4। तो ये उच्चिष्ट निम्निष्ठ को ऐसे समझिए, ये क्लास 11 की चीजें हैं। आपने यदि क्लास 11 में समझा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां समान कला में मिल रही है या विपरीत कला में मिल रही है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये हमारा आ गया, तो ये उच्चिष्ट की कंडीशन होगी। अब पर्दे पर कैसा हमें पैटर्न मिलेगा ये देखना। पर्दे पर यदि हम जाएं, स्टार्टिंग में चले जाएं, ये यहां पर, तो देखिए पर्दे पर संपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि सारा प्रकाश जो होगा उनके बीच का पथांतर शून्य होगा। तो यहां पर सबसे तीक्ष्ण प्रकाश बनेगा, सबसे तीक्ष्ण प्रकाश बनेगा। तो यानी कि यदि यहां पर पैटर्न बनाए तो ये पैटर्न को हम ऐसे बना सकते हैं, प्रकाश तीक्ष्ण होगा, यानी कि इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके प्रकाश आएगा। फिर यहां पर किसका निर्माण होगा, निम्निष्ठ का निर्माण होगा। मान लेते पी पर निम्निष्ठ का निर्माण होगा, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ठ, फिर ये उच्चिष्ट, ऐसे बनेगा। ऐसे इधर की ओर बनेगा, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे। तो क्या क्या होगा, ये हमारा है केंद्रीय उच्चिष्ट। ये क्या चीज है, केंद्रीय उच्चिष्ट। ये आपका प्रथम उच्चिष्ट, इधर भी प्रथम, इधर द्वितीय, इधर भी द्वितीय उच्चिष्ट, ये मिलेगा। और ये वाले जो हिस्से होंगे ये हमारे होंगे निम्निष्ठ के। कौन कौन से, इसको किससे करा जाए, लाल वाले हिस्से से करते हैं। ये जो हिस्सा होगा ये होगा निम्निष्ठ, ये प्रथम निम्निष्ठ है। ये वाला जो होगा, ये वाला हिस्सा, ये भी निम्निष्ठ है, ये द्वितीय निम्निष्ठ है। ये है प्रथम निम्निष्ठ, यह है द्वितीय निम्निष्ठ। इधर की ओर भी जाओगे, ये प्रथम निम्निष्ठ, नीचे की डायरेक्शन में प्रथम निम्निष्ठ। और ये वाला क्या होगा, ये वाला दूसरा, ये होगा द्वितीय निम्निष्ठ, निम्निष्ठ। तो इस प्रकार से एकांतर क्रम में बनते रहते हैं। आगे आगे जैसे ही केंद्र से दूर जाएंगे तीव्रता घटती जाएगी, क्योंकि पहले पर सब चीजें समान कला में मिलेगी। दूसरी स्थिति पर, दूसरे उच्चिष्ट की स्थिति पर, जैसे हमने देखा था 3 λ/2, उसमें से λ/2 वाला पोर्शन हट गया था, केवल λ/2 के कारण ही क्या हो रहा था, उच्चिष्ट बन रहा था। तो थोड़ा कम तीक्ष्ण होगा। आगे जाएंगे तो आप देखेंगे वो तीव्रता घटती चली जाएगी। 5 λ/2 में आपका 5वां हिस्सा केवल उच्चिष्ट का निर्माण करता है, बाकी 4 हिस्से कट जाते हैं। 7 λ/2 में 6 हिस्से कट जाएंगे, केवल 7वां हिस्सा केवल बचेगा जो कि उच्चिष्ट का निर्माण करेगा। इसलिए इनकी तीव्रताएं क्या होती है, घटती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। महेश पवार को जल्दी है, एमसीक्यू। ठीक है बेटा, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक चीज इसमें और आती है, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई की भी बात आती है। वो छोटी सी चीज है केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। यदि आप उस डेरिवेशन को यदि देखें तो वहां पर हमने क्या करा है, ये हमने इस तरीके से लिया था। ये हमारी डिस्टेंस क्या थी, a थी। यहाँ हमने लेंस ले लिया था और इसके आगे हमने क्या रख लिया था, ये पर्दा रख लिया था। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी थी, d थी। यहाँ से सेंटर से हमने कोई एक प्रकाश किरण भेजी, ये एक सेंटर था c। अब हमने यहाँ पर मान लेते हैं क्या बनाया, एक निम्निष्ठ का निर्माण किया।
यहां पर क्या बनाए, एक निम्निष्ठ बनाए, यह है निम्निष्ठ। तो हमने कहा यहां से यहां पर एक ऐसे लंब डाला जाए तो ये वाला कोण कितना कोण होगा, थीटा कोण होगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, डी, ध्यान रखना। यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लो y ले लीजिए, x ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है y, ये कोण है थीटा। तो क्या आ जाएगा यहां से, tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा y बटे डी। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, d, क्या आ गया, y बटे डी। हम लिखते हैं चूंकि थीटा सूक्ष्म है अतः थीटा बराबर हो जाएगा y बटे डी के। इसी प्रकार समीकरण एक से, समीकरण एक आपको कहती है साइन थीटा, ए साइन थीटा बराबर किसके थी, एन लैम्डा के थे। एन लैम्डा यानी कि निम्निष्ठ की बात कर रहा हूं मैं, ए लैम्डा के बराबर थी। तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा बराबर एन लैम्डा बटे ए के। तो यदि थीटा सूक्ष्म है तो साइन थीटा बराबर हो गया थीटा के, और ये बराबर होगा एन लैम्डा बटे ए के। ये है समीकरण नंबर, मान लीजिए इसको, अब ये पता नहीं, हमें याद नहीं है कौन सी समीकरण है, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर है 5 ले लेते हैं इसे, और इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 6। तो लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से क्या चीज निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये निम्निष्ठ है तो यहां से ये उच्चिष्ट बनता है, ये ऐसे करके उच्चिष्ट बनता है। तो ये उच्चिष्ट आधा इधर की ओर और आधा इधर की ओर माना जाएगा। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वही क्या है, y के बराबर है। तो जितना y ऊपर होगा उतना y नीचे होगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई हम ये निकाल रहे हैं, क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया समीकरण 5 और 6 से, ये हमारा आ जाएगा एन लैम्डा, कुछ इसमें चेंज हुआ है, यहां पे था ये y अपॉन डी है, तो ये आ जाएगा इस वाले और इस वाले से, 5 और 6 से y अपॉन डी, y बटे डी बराबर एन लैम्डा बटे ए, एन लैम्डा बटे ए। यहां से निकल गया y इज इक्वल टू एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। ये है यहां की दूरी y की, इतनी ही दूरी आपको नीचे लेनी है, ये भी निम्निष्ठ है, ये भी y है। तो लिखेंगे केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई जिसे आप बीटा कहेंगे, वो बराबर 2y के बराबर होगी, और इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2n लैम्डा इंटू डी बटे ए। और n का मान क्या ले लेना, 1 लेना है, चूंकि n को हटा देना, चूंकि n बराबर है 1, तो ये आ जाएगा बीटा बराबर 2y बराबर 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए के बराबर होगा। इसको अगले पेज में लिख रहे हैं, बीटा बराबर 2y बराबर 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए के बराबर होगा। ये केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हमारे पास आ गया है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा हो गया डेरिवेशन, पर क्या करें, जो चीज लंबी है, लेंथी है, बिना समझाए यदि केवल लिखते जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है ये क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं आगे। 1-2 चीजें सिंपल सी और छूट गई हैं, बस केवल एक ये है, एकल झिर्री विवर्तन पैटर्न का अवलोकन। ध्यान रखना, जब हम विवर्तन पैटर्न बनाते हैं तो ये हमारा सेंटर होता है, इसमें हमें कैसा मिलता है विवर्तन पैटर्न, ये इस तरीके से मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, केंद्रीय फ्रिंज क्या होती है, सबसे चौड़ी इस तरीके से बढ़ती है, और यहां पर भी ये इस तरीके से बढ़ती है, ऐसे बनती है। तो ये वास्तव में ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल ही है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करती। जिन जगहों पर क्या बन रहे हैं, हम कह सकते हैं निम्निष्ठों का निर्माण हो रहा है, ये क्या है, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ, यहां पर भी निम्निष्ठ, यहां पर भी निम्निष्ठ। तो यहां पर ऊर्जा की कमी आ रही है, लेकिन वही ऊर्जा की वृद्धि कहां हो रही है, यहां पर। ये उच्चिष्ट बन गया, ये वाला उच्चिष्ट बन गया, ये वाला उच्चिष्ट बन गया। तो जहां पर ऊर्जा की कमी आ रही है वहां निम्निष्ठ, और जहां पर अतिरिक्त ऊर्जा आ रही है वो क्या है, उच्चिष्ट। इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी क्या करता है, सिद्ध करता है। ये हम ऐसे समझ सकते हैं। अब बात आ गई यहां पर किस चीज की, आपके MCQ की।
तो एमसीक्यू आप क्या करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आप एमसीक्यू देख सकते हैं। बिल्कुल सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। एफ लैम्डा भी उन्होंने बता दिया। एसके टॉक ने एक और फार्मूला बताया, फटाफट कम्युनिटी पोस्ट में देखिए, तब तक मैं इनकी समस्या को भी बता देता हूं। ये हमने ये बताया था, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हमने यहां से लेके यहां तक की जो दूरी डी ली है, यदि यहां से लेके यहां तक की दूरी कम है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ के बराबर होती है। यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम है तो डी की जगह एफ भी लिखा जा सकता है, जहां एफ क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। इससे ही ये सूत्र बना जो अभी एक लड़के ने कहा है, ये सर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यदि डी बराबर हम क्या ले ले, एफ, जहां एफ उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, लगभग बराबर है, ऐसा कर लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, तो यह आ जाएगा बीटा बराबर 2y बराबर 2 लैम्डा एफ बटे ए। इसी सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। हर्ष शर्मा कह रहे हैं सर हो गया एमसीक्यू। बहुत बढ़िया बेटा, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारा काम था कोई चीज़ छूटे ना, यदि कोई चीज़ ऐसा लग रहा है छूट रही है तो उसे कवर करना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ऐप पर हमारा प्यारा सा चैनल साइंस दीवानी विद्याकुल को ज्वाइन कीजिए, और कहीं कोई डाउट हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8126526265, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।